प्रो स्टडी जोन। पिछली क्लास में या पिछले वीडियो में हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर सेकंड जो आपके सीबीएसई और आपके एमपी बोर्ड एग्जाम्स में काम आएगा उसको हम कवर करेंगे। तो हमें मैटर तो क्लियर हो गया है, हमने प्रीवियस चैप्टर में क्लियर किया था। मैटर जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी सराउंडिंग में हैं वो एक प्रॉपर शेप और एक साइज ऑक्यूपाई करती हैं और उनका कुछ एक वेट होता है, तो वो सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। ठीक है, अब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं तो इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास क्या वो प्योर हैं, क्या वो शुद्ध हैं। ठीक है, अब हम कैसे जज करते हैं, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर या सॉल्ट, स्पाइसेस और मिनरल वाटर, जूस वी बाय फ्रॉम मार्केट आर प्योर। तो हम प्योर उनको कैसे जज करते हैं। जो भी हमारे पैकेट्स के दूध आते हैं या फिर घी आता है, अगर उस पर लिखा है मान लो प्योर घी, तो वो क्या वो प्योर घी है या फिर हम उसकी प्योरिटी को कैसे जज करते हैं, तो हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। अब हमने अगर देखा हो कि जो वर्ड प्योर है, जो रिटर्न लिखा होता है पैक्स पे, कंज्यूमर पैक्स पे, घी हुआ, सॉल्ट हुआ, इन पैक्स पे लिखा रहता है। ठीक है, तो फॉर कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। मतलब अगर आम इंसान के लिए प्योर का मतलब होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं है। मतलब अगर घी है तो घी वो प्योर है, उसमें घी के अलावा कुछ नहीं है, ना उसमें ऑयल मिला होगा या फिर उसमें कुछ और ऐसे एलिमेंट्स जो घी नहीं है वो मिले होंगे, यानी कि अडल्ट्रेट नहीं किया होगा, यानी कि उसमें मिक्सचर कोई किसी और आइटम का नहीं किया होगा। बट अगर हम साइंटिफिक या साइंटिस्ट की बात देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्सचर हैं। दीज आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। अब वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। तो जो मिल्क है वो मिक्सचर है किसका, वाटर, फैट एंड प्रोटीन का। तो साइंटिफिकली हम अगर बात करें तो जो प्योर अगर आप दूध बोलते हो इन जनरल तो वो दूध प्योर नहीं है। इन केमिस्ट्री वो जो दूध है इट इज़ अ मिक्सचर एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, वाटर, फैट एंड प्रोटीन। यस, ठीक है, तो ये जो है मिक्सचर है। अब साइंटिस्ट कभी कभी क्या करते हैं, जो बोलते हैं वो उनकी टेक्निकल लैंग्वेज के हिसाब से वो बोलते हैं, बट जो हम बात करते हैं या हम बोलते हैं वो हम टेक्निकलिटी को दूर रखते हैं उससे इन जनरल टर्म्स। When a scientist say that something is pure, it means that all the constituent particle of that substance are in their same chemical composition. अब अगर साइंटिस्ट बोलता है कि कोई आइटम प्योर है तो वो प्योर क्यों है, क्योंकि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सारे की सारे जो उनकी केमिकल कंपोजिशन है या उनका जो केमिकल नेचर है वो सेम है। फॉर एन एग्जांपल अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, जो हम ब्रीथ के लिए इनटेक करते हैं, तो ऑक्सीजन प्योर क्यों है, क्योंकि सारे जो एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन के हैं। तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है या केमिकल नेचर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ही रहेगा। वो कार्बन और ऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन ऑक्साइड बन जाएगा तो फिर वो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, और वो फिर प्योर नहीं रहेगी, फिर ऑक्सीजन प्योर नहीं रहेगी। ठीक है, देयरफॉर अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। हमने अभी देख लिया ऑक्सीजन का एग्जांपल, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो जो भी सब्सटेंस अगर प्योर है वो प्योर क्यों है, क्योंकि वो सिंगल सब्सटेंस से बना है, सिंगल मैटर के सब्सटेंस से बना है। अब मिक्सचर क्या होता है, अब मिक्सचर की बात कर लेते हैं। तो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर्स। तो मिक्सचर जो होते हैं वो वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से बनता है। मतलब अगर हमने सॉल्ट प्लस वाटर मिला दिया तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा, ये एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस। अब जो डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड है NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, वो हम फिजिकल प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं चेंज। ठीक है, जब वाटर को हम एवेपोरेट करेंगे तो जो रेसिड्यू बच जाता है वो क्या होता है, वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स।
Similarly, sugar is a substance which contain only one kind of pure matter and its composition is same throughout. तो शुगर जो हम देखते हैं उसकी जो कंपोजिशन है या उसके जो पार्टिकल्स है वो एक जैसे दिखते हैं हमें, उसमें हमें कोई वेरिएशन नहीं दिखती है ना। तो वैसे ही सॉफ्ट ड्रिंक सॉइल्स, बट ये जो है वो ये सिंगल प्योर सब्सटेंस से नहीं बने। अब जो सॉफ्ट ड्रिंक है, कोला ड्रिंक है, उसमें क्या मिला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली रहती है, ठीक है, उसमें वाटर भी मिला रहता है, फिर उसमें फ्लेवर्स भी मिले रहते हैं, ठीक है। और सॉइल अगर हम देखें, सबसे कॉमन एग्जांपल, अगर हमारे घर पे जो प्लांट्स लगे हैं तो उनमें जो सॉइल्स हैं, ठीक है, तो सॉइल है तो वो सॉइल एक जैसी नहीं दिखती। सॉइल में आपको कुछ पत्थर दिखेंगे, कुछ बारीक सी मिट्टी दिखेगी, ठीक है, और कुछ उसमें ह्यूमस भी दिखेगा आपको, कुछ डेड प्लांट की लीफ भी दिखेंगी आपको, ठीक है। तो ये जो सॉइल है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। Therefore, whatever the source of a pure substance may be, it will also have the same characteristic property. तो जो भी सोर्स होगा उसका सेम प्रॉपर्टी होगी या कैरेक्टरिस्टिक होगा। Therefore, we can say that a mixture contains more than one pure substance. तो मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। अब टाइप ऑफ मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो अब डिपेंडिंग ऑन कंपोनेंट्स फॉर्म वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखेंगे। तो पहले अब इस एक्टिविटी में देखते हैं, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी डी। अगर ग्रुप ने ए ले लिया है बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड वन स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लिया है। अब ग्रुप बी ने क्या किया है, 50 ml ऑफ वाटर लिया है एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर, ठीक है, उसने 2 चम्मच लिया है। पहले वाले ने 1 स्पून लिया है, दूसरे वाले ने 2 चम्मच लिया है, ठीक है। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द कंपोनेंट फ्रॉम अ गिवन मिक्सचर टू फॉर्म अ गिवन मिक्सचर्स, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन हमें रिपोर्ट करनी है यूनिफॉर्मिटी इन द कलर। तो अगर मान लो पहले ने 1 स्पैचुला लिया है ग्रुप 1 ने, दूसरे ग्रुप ने क्या किया है, तीसरे ग्रुप ने क्या किया है भाई, तीसरे ग्रुप ने क्या किया है कि कोई भी अमाउंट का कॉपर सल्फेट ले लिया और पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया या फिर कॉमन सॉल्ट ले लिया, उसको मिक्स, अब उनको मिक्स कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्रुप 1 एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच है भाई यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। तो इनका जो कंपोजिशन है ग्रुप एक और ग्रुप की का, उनका जो कंपोजिशन रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। अब सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड दोज मिक्सचर्स हुज केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम थ्रू आउट, ठीक है। अब अदर एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे सॉल्ट को हमने पानी में मिला दिया, या फिर शुगर को हमने पानी में मिला दिया, ठीक है। बट अगर हम इनका दूसरा देखेंगे, अगर दूसरे ग्रुप का सॉल्यूशन ऑफ अदर टू ग्रुप्स, देन बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। दिस शो दैट द होमोजीनियस मिक्सचर्स कैन हैव अ ग्रेट वेरिएबल कंपोजिशन। तो अब मान लो अगर मैंने किसी में 1 स्पून मैंने सॉल्ट डाला, किसी में 2 स्पून सॉल्ट डाला, तो उनका कंपोजिशन तो सेम होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन कलर में दिखेगा क्योंकि इधर मैंने 2 स्पून डाला है, बट मिक्सचर जो रहेगा वो होमोजीनियस रहेगा। वहीं अगर ग्रुप सी और डी को देखें हम, तो उनने क्या किया भैया, जो मिक्सचर है उनको अलग अलग पार्टिकल उन्होंने डाल दिए हैं, तो उनका जो कंपोजिशन एक तो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब उनने कॉपर सल्फेट भी डाला है, कॉपर सल्फेट भी डाल दिया और पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल दिया, ठीक है। तो उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग अलग है। अब इनका जो मिक्सचर है इसमें सोडियम क्लोराइड भी है और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट जो भी इनने डाला है, तो वो इनमें क्या है, 2 तरह के मिक्सचर इनने डाल दिए, 2 तरह के एलिमेंट्स इसमें या 2 तरह के कंपोजिशन इनने इसमें डाल दिए। अब ऐसे जो मिक्सचर्स है ना वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे ये मिक्सचर हो गया सोडियम क्लोराइड का, मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फाइलिंग, मतलब हमने पानी में सोडियम क्लोराइड भी डाल दी, आयरन फाइलिंग भी डाल दी, उसके बाद हमने उसमें शक्कर भी डाल दी, उसके बाद उसमें हमने सल्फर। तो इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं जिसमें जो क्वांटिटी या फिर जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते, 2 मिक्सचर्स जिनमें जो एलिमेंट्स जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है वो हेट्रोजीनियस हो जाते हैं, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स। अब हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं 2.2, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ABCD, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। अब पहले वाले को दे दिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है, दूसरे वाले को दिया है 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, पहले वाले को फ्यू क्रिस्टल्स, दूसरे वाले को फुल स्पैचुला, थर्ड वाले को दिया है चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर, और ग्रुप डी को दिया है हमने इंक के फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक। अब वो बोला ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन द वाटर एंड स्टर इट प्रॉपर्ली यूजिंग ग्लास रॉड।
आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, तो अब हम मान लो इंक को डाल देते हैं, या फिर हम सबसे पहले कॉपर सल्फेट को डाल देते हैं, वो पूरा मिक्स हो जाएगा वाटर में, ठीक है। या फिर हम कॉपर स्पैचुला भी डाल दें तो वो भी मिक्स हो जाएगा। बट जो चॉक पाउडर है या फिर जो व्हीट फ्लोर है वो पूरा मिक्स हो तो जाएगा, बट उसके पार्टिकल्स हमें क्लियरली दिख जाएंगे, जबकि हमें कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब अगर हमने क्या किया कि डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट हमने पास की टॉर्च से, तो यहाँ से ये टॉर्च है, तो टॉर्च से लाइट पास हुई, ठीक है। अब क्या होगा कि जो मिक्सचर है हम लाइट पर देखेंगे, तो जब इनको हम अनडिस्टर्ब करेंगे, अगर कुछ समय बाद अगर हमको छोड़ देंगे तो हमें ना मिक्सचर्स के पार्टिकल्स भी दिखेंगे। जैसे अगर हमने वीट को घुमाया तो कुछ समय बाद क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हमने इसको छोड़ दिया है, तो कुछ समय बाद क्या होगा, पार्टिकल्स सेटल हो जाएंगे। जब वो सेटल हो जाएंगे तो वाटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वाटर क्लियर हो जाएगा तो फिर हम उसको टॉर्च मारेंगे तो पार्टिकल्स उसके नहीं दिखेंगे, हमें नीचे सेडिमेंट्स दिखेगा, ठीक है। ये हमें दिखेगा चौक वाले एरिया में, चौक वाले इसमें। बट अगर हमने इंक डाली किसी में, ठीक है, तो इंक डाली तो इंक तो पूरे वाटर के जो स्पेसेस हैं उसमें डिसॉल्व हो गई। हमने पहले चैप्टर में भी देखा था, इंक पूरे चैप्टर जो स्पेसेस हैं वाटर के बीच में वहाँ पे चली गई इंक, या फिर वहाँ पे जो उसके पार्टिकल्स थे वहाँ पे उसने अपनी जगह बना ली। तो तब उस केस में हमें उसका जो कलर है ना वाटर का वो चेंज हो जाएगा, और हमें वो पार्टिकल्स सेटल भी नहीं दिखेंगे क्योंकि वो पार्टिकल्स मिक्स हो गए। बट जो केस है चॉक पाउडर का और वीट का, वहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े साइज़ के हैं, और ये बड़े साइज़ के हैं, और ये इतनी जल्दी वाटर के पार्टिकल के अंदर बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे जैसे मिल्क या फिर इंक के होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए और बी के पास एक सॉल्यूशन है, ग्रुप सी के पास एक सस्पेंशन है, ग्रुप डी के पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं होता, बट ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिख जाता है, कलर उसका जो चेंज हो जाता है, क्लियर कलर नहीं होता, उसका कलर चेंज हो जाता है। अब हम अगर क्या करेंगे इसको, ठीक है, अब हमने क्या किया इसको, नाउ वी लर्न द सॉल्यूशंस अबाउट, हमने सॉल्यूशन के बारे में देख लिया। सॉल्यूशन किस टाइप के हो सकते हैं, सस्पेंशन होता है सॉल्यूशन में और कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, तो हम ये देखेंगे आगे के केसेस में, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंड, किसी को आपने सस्पेंड कर दिया तो वो क्या है, इधर से उधर घूमता रहेगा। टीचर से बोलेगा मुझे सस्पेंड कर दिया मैम प्लीज़ मत करिए, तो वो इधर से उधर घूमता रहेगा, वो सस्पेंडेड स्टेट में रहेगा, यानी कि वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो वो पानी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, वो सस्पेंडेड रहेगा वो, बट वो पूरी तरह से मिलेगा नहीं। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि वो पूरे पानी के अंदर कोलाइड कर जाएगा, वो है ना उस पानी के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज इनिबिट कर लेगा और उस पानी का कलर चेंज कर देगा, कलर चेंज कर देगा उसका पानी का, और उससे क्या होगा कि वो जो पानी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी, थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज होने के साथ उसका क्या होगा कि उसका जो लाइट अगर उससे हम पास करेंगे तो क्लियर लाइट हमें बाहर नहीं दिखेगी। अगर हमने दूध डाला है तो हमें यहाँ वाइट वाटर दिखेगा, वाइट वाटर दिखेगा तो लाइट थोड़ी कम पास होगी। इंक डाला है तो यहाँ पे इंक का कलर आ जाएगा पूरे वाटर में, तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सॉल्यूशन क्या होगा कि जब वो पूरे पार्टिकल, जैसे हम सॉल्ट मिक्स करते हैं वाटर में, तो क्लियर सॉल्यूशन क्या होता है कि भाई सॉल्ट हमने पूरा मिक्स किया और वो पूरा मिक्स हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का। यू कैन कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन योर डेली लाइफ, लेमनेड, soda water, etc. are all example of solutions. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or gases dissolved in it. But we can also have solid solutions, alloys, solid solutions, alloys जो होते हैं, gaseous solutions जो air होती हैं, जैसे कि हमारी CO2 हो गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये एक सॉल्यूशन है एयर का। तो सॉल्यूशन में क्या है, होमोजिनिटी है एट पार्टिकल लेवल, तो पार्टिकल लेवल पे होमोजिनिटी है। फॉर एग्जांपल लेमिनेट टेस्ट द सेम थ्रू। क्यों होमोजेनिटी है, क्योंकि अगर हम लेमनेट को, अगर हमने एक ग्लास लेमनेट प्रिपेयर किया है, ठीक है, अब अगर हमने इतना पोर्शन उसका लेमनेट निकाला तो इतना पोर्शन टेस्ट इसके बराबर ही करेगा, तो इसमें होमोजेनिटी है ना, तो इसी वजह से लेमनेट, तो सॉल्यूशन में क्या एक होमोजेनिटी होना ज़रूरी है। तो अगर मान लो अपन ने कुछ ऐसा बना दिया कि इधर टेस्ट अच्छा आ रहा है बट इधर टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, अलग आ रहा है, तो भाई ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। दिस इज
दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट और शुगर आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये क्यों होता है? वाई देयर इज अ होमोजेनिटी इन solution. Why there is homogeneity in solution? Because the particles of sugar and salt are evenly distributed in solutions, so that is why it happens. Now coming to alloy. अब alloy क्या है? alloy जो होते हैं they are mixture of two or more metals, ठीक है, या फिर एक मेटल हो गया या एक नॉन मेटल हो गया, and cannot be separated into their component by physical method. तो हम उनको physical method से separate नहीं कर सकते, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the property of its constituents and can have variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. तो alloy क्या है? alloy जो है वो मिक्सचर है दो या दो से अधिक मेटल का या फिर एक मेटल या एक नॉन मेटल का जो सेपरेट नहीं हो सकते, उनके कंपोनेंट्स जो हैं बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। अगर मान लो हमने एक मेडल बना दिया ब्रॉन्ज का जिसमें हमें 30% कॉपर है और 70% कॉपर है और 30% जिंक है, तो हम उनको अब सेपरेट नहीं कर सकते अलग से। हम कर सकते हैं कि आपको जो मेडल मिला हुआ है उसको नहीं ना। सो वी हैव सीन अलॉयज, ठीक है, अगर हमने उनको सेपरेट नहीं कर सकते, बट ये एक अलॉय रहेगा क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। अब ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट। तो अब भाई ये क्या है? सॉल्वेंट क्या है ये हम देखेंगे और सॉल्यूट क्या है ये देखेंगे, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट in it, usually the component present in larger amount is called solvent, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि भाई सॉल्वेंट क्या है? जो वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर दे और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, तो ये सॉल्वेंट है, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या है भाई? तो सॉल्यूट वो कंटेंट है या वो कंपोनेंट है जो डिसॉल्व होता हो किसमें? सॉल्वेंट में, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी वो कम होती है, तो वो क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। अब लेमनेड में हम देखेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तो जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, प्लस सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, क्योंकि ये इसमें डिसॉल्व हो रहा है और ज़्यादा क्वांटिटी वाटर की रहती है, इनकी क्वांटिटी कम रहती है ना। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ iodine in alcohol is known as tincture iodine, and has iodine as solid and as the solute and alcohol as liquid as solvent. Aerated drinks like soda, water, etc. are gases is in liquid solution. These contain carbon dioxide as solute and water as a solvent. तो जो भी सोडा ड्रिंक आती हैं, कार्बोनेशियस ड्रिंक आती हैं वो। अब जो एयर है, एयर में क्या मिक्सचर है भाई? गैस और गैस का। तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस। अब टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ऑक्सीजन है जो हम ब्रीथ करते हैं और नाइट्रोजन है, ठीक है। अदर गैसेस आर वेरी प्रेजेंट एट वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं भाई प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। तो जो पार्टिकल है, ये अगर पार्टिकल है तो इसकी जो पार्टिकल है तो ये 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर से छोटा होगा। तो हमें ये नेकेड आइज से देख ही नहीं सकता। हम कितना देख सकते हैं नेकेड आइज से? ये अगर एक स्केल है तो स्केल में आप देखो, आप 1 mm तक देख सकते हो अपनी स्केल में, नॉर्मल जो स्केल है ना। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट ऑन पासिंग, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन में हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हमने जैसे लाइट टॉर्च की लेमनेड में या फिर वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में, तो जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो पार्टिकल इतने छोटे हैं कि लाइट है ना इनको अफेक्ट नहीं करेगी, और जो लाइट का जो पाथ है ना वो अफेक्ट नहीं करेगा,
ठीक है, तो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब हमने मान लो अगर सॉल्ट मिला दिया वाटर में, ठीक है, तो हम इसे फिल्ट्रेशन से सॉल्व कर लेंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? फिल्ट्रेशन से हमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है, या फिर हम इन्हें फिल्ट्रेशन से सॉल्व नहीं करते, या फिर हम इनको अगर मान लो हमने इसको मिला दिया, उसको रख दिया कुछ टाइम पे, तो जैसे हमने मिट्टी मिला दिया पानी में, मिट्टी क्या होती है कुछ टाइम बाद है ना अपने आप ऑटोमेटिक ज़मीन पे, ग्लास पे या सरफेस पे आ जाती है, मिट्टी वाला पानी है। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये जो मिट्टी है ना इधर आ जाती है, पानी क्लियर हो जाता है। तो ये हम अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स अपने आप नीचे सेटल भी नहीं होंगे अगर हमने इनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया। ठीक है, तो ये स्टेबल रहेंगे। अब हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि 2.2 में ग्रुप ए और बी ने अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस बनाए थे, कोलोइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव पोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन वेरी। ठीक है, अब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का जो प्रोपोर्शन है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, अब मान लो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो भी सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे उसको हम डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कह देंगे। अब डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते क्या हैं ये हम देखेंगे। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो कंपैरेटिव टर्म्स है, कंपैरेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, चलिए अब एक्टिविटी देखते हैं 2.3। टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml of water, each in two separate beakers. Add salt in one beaker and sugar in second beaker and continuously stirring. ठीक है, when no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by about 5 degrees Celsius and start again the solute. ठीक है, अब क्या होगा कि जब हमने जो अमाउंट डाला है सॉल्ट का या सॉल्ट एंड शुगर का या बेरियम क्लोराइड का, तो देन व्हाट वी हैव सीन इज कि दैट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड द सेम, बट एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन कैन बी डिसॉल्व एज मच एज सॉल्यूट एज इट इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। तो हम है ना, जैसे अगर नमक या फिर पानी में या फिर शुगर या पानी में, तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट तक डाल देंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक डालने के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। सैचुरेटेड क्यों हो जाएगा? कि वही वो सैचुरेट हो गया है, अब वो उससे ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर पाता। हम कभी कभी पढ़ते हैं और ज़्यादा पढ़ लेते तो हमारा दिमाग नहीं चलता, तो हमारा दिमाग क्या होता है? सैचुरेटेड हो जाता है। तो इन द सेम वे अगर हम वाटर को डिसॉल्व करते हैं, वाटर में हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं जो कि नमक है या फिर सॉल्ट है कुछ भी, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके मतलब इसका मतलब क्या है कि व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब वो नहीं हो पाता तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अब सॉल्युबिलिटी क्या है? तो सॉल्युबिलिटी ये है कि जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब अगर ये एक बीकर है, इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन है 1000 ml। अब 1000 ml में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1000 ml में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब जो नमक प्रेजेंट है, जो सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, जो प्रेजेंट हो सकता है, कितना प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, एक उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो क्या होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि वो सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? सॉल्ट की या नमक, शुगर की। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर is called its solubility, तो उसकी solubility होगी। if amount of solute contained in a solution is less than the saturation level then it is called unsaturated level। मतलब अगर मान लो एक बीकर है, इसकी कैपेसिटी जो है वो 10 चम्मच है, 10 स्पून्स इसकी कैपेसिटी है सॉल्ट की, बट मैंने इसमें डाला है 8, तो ये अनसेचुरेटेड हो गया। ठीक है, वेरी गुड। what would happen if you take a saturated solutions at a certain temperature and cool it slowly? अब हम क्या करेंगे? उसको एक टेम्परेचर पर ले जाएंगे, उसके बाद उसको स्लोली कूल करेंगे। तो व्हाट वी कैन इन्फेयर फ्रॉम ऑफ द एक्टिविटी इज दैट कि डिफरेंट सब्सटेंसेज इन गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो अलग अलग सब्सटेंसेज जो हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेज जो हैं, उनकी जो सॉल्वेंट है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जैसे कि नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट होगी
उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब अगर 0 डिग्री पे उनकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे उनकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम। द कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन वो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट या फिर उसकी वॉल्यूम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में उसकी वॉल्यूम। तो अब इधर एक चीज ध्यान रखना है, अगर हम मास ले रहे हैं तो मास नीचे भी मास लेंगे, ऊपर भी मास लेंगे, अगर ऊपर हम वॉल्यूम ले रहे हैं सॉल्यूट की तो नीचे भी वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। 10 ग्राम अगर सॉल्ट है और 100 ग्राम वाटर है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज फॉर्मूला। तो मास परसेंटेज क्या होगा, मास बाय परसेंटेज होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 10 अपॉन 100 इंटू 100, तो परसेंटेज में हम 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका हो जाएगा 10%, ठीक है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है 10%, तो 10% कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देयर आर वेरियस वेज ऑफ लर्निंग एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। अब ये मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है, एक मास 10 ग्राम अपॉन 100 ml और दूसरा होगा 10 ml अपॉन 100 ml, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो क्या होगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम से, मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम से, हमें फॉर्मूला पता ही है कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 40 प्लस 320, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 360, ठीक है। अब 40 अपॉन 360 इंटू 100, क्योंकि ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, सॉल्वेंट हमें पता है, सॉल्वेंट गिवन है, वेरी गुड। अब आते हैं सस्पेंशन पे। तो सस्पेंशन क्या है, व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन इज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप एक्टिविटी सी। तो हमने जो एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने बीकर में, एक में हमने चॉक पाउडर या फिर फ्लोर डाल दिया था, है ना, और दूसरे में हमने एक में इंक डाल दिया था। तो ये क्या है, सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन इज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स। सस्पेंशन जो है वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, ठीक है, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड में डिस्पर्स हो जाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड सस्पेंशंस। मतलब वो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसमें सॉलिड्स मिक्स नहीं हो पाते, वो डिस्पर्स हो जाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड सस्पेंशंस। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमें क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन या उनका जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग है, कौन सा हेट्रोजीनियस में। और होमोजीनियस क्या है, उनकी जो मिक्सचर है, मिक्सचर का सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सेम है। अब हेट्रोजीनियस सस्पेंशन मिक्सचर क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं होते, तो पानी में वो डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड। तो ये पानी है तो यहाँ पे तैर रहे हैं वो ऊपर से, और ये हमें नेकेड आइट से भी दिख सकते हैं। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आइज। अब प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन देखते हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। The particles of suspension can be seen through naked eyes. The particle of suspension scatter a beam of light passing through it and makes its path visible. तो हम अगर लाइट डालते हैं क्लियर पानी में तो हमें ना लाइट की वो नहीं दिखती, पाथ नहीं दिखता, बट अगर हम सस्पेंशन में डालेंगे तो हमें लाइट का पाथ भी दिखता है। तो क्यों दिखता है वो, क्योंकि जो लाइट को है ना, वो पार्टिकल्स है ना, उनका जो पाथ है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। जब वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो वो लाइट स्कैटर हो जाती है, तो वो हमें लाइट दिखने लगती है। The solid particle settle down when its suspension is left undisturbed. अगर हमने इसे छोड़ दिया 10 मिनट के लिए तो वो अपने आप नीचे आ जाएंगे। This suspension is unstable. That is, suspension is unstable. तो suspension जो है वो unstable है। They can be separated from the mixture by the process of filtration. तो हम उसे filtration से भी mix कर सकते हैं। The particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. तो जब suspension break हो जाता है फिर वो light को scatter नहीं कर सकता। अब what is a colloidal solution? कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में डीएक्टिविटी में देखा था मिल्क या फिर हमने उसमें इंक डाल दिया था, तो वो क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशंस ड्यू टू देयर रिलेटिव स्मॉलर साइज पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन।
द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, मिक्सचर हमें होमोजीनियस दिखता है बट एक्चुअली अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल मिल्क, because the small size of colloidal particles we cannot see them with the naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of visible light observed. ठीक है, this scattering of beam of light is called Tyndall effect. तो Tyndall effect क्या है, जो scattering होती है beam of light की, वो after the name of the scientist who discovered. तो Tyndall एक scientist थे, उन्होंने डिस्कवर किया था. उन्होंने क्या किया था भाई, टिंडल ने क्या किया था कि भाई एक अंधेरे रूम में उन्होंने एक सस्पेंशन ले लिया मिल्क का, उसके बाद उन्होंने लाइट पास की. तो जब उन्होंने लाइट पास की तो मिल्क के बीच में हमें लाइट नहीं दिख रही थी. मतलब जैसे लाइट पास की ना, तो यहाँ पे मिल्क है, तो इस पोर्शन पर लाइट नहीं दिख रही, बट यहाँ पर लाइट दिख रही है. समझे? तो दिस हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट स्मोक्स इन द एयर. तो जैसे अब लाइट पास करते हैं, हम गेट खोलते हैं, एकदम जैसे धूप आती है, तो धूप का जैसे इस कमरे से धूप आ रही है, तो धूप की जो रेज आती है वो हमारे कमरे में पड़ती है, तो यहाँ में पार्टिकल्स दिखते हैं. तो ये टिंडल इफेक्ट है. Tyndall effect can be observed when a beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particle of dust and smoke in the air. ठीक है, solution of copper sulfate does not show any Tyndall effect. ठीक है, क्योंकि वो completely मिक्सचर हो जाएगा. Mixture of water and milk shows Tyndall effect. ये भी देखो Tyndall effect के एग्जांपल. Tyndall effect, लाइट आ रही है, इधर से पास हो रही है, हमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं इधर. Tyndall effect can be observed when the sunlight passes through the canopy of dense forest. In the forest, mist contains tiny droplet of water which act as a particle of colloid dispersed in the air. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड. अब कोलॉइड की क्या प्रॉपर्टीज होती है? कोलॉइड इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज. तो हम इन्हें इंडिविजुअली आई से, नेकेड आई से नहीं देख सकते कोलॉइड के पार्टिकल. अगर डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस में हम क्या बताएंगे कोलॉइडल और सस्पेंशन में, कि भाई सस्पेंशन के पार्टिकल हम नेकेड आई से देख सकते हैं बट कोलॉइडल के नहीं देख सकते. ठीक है, कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ beam of light passing through it and make the path visible. You do not settle down when left undisturbed, and that is a colloid is quite stable. तो colloid जो है वो stable है. ठीक है, they cannot be separated from mixture of process of filtration. ठीक है, but by the special technique known as separation as centrifugation. तो centrifugation एक टेक्निक है, उससे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. The component of colloidal solution are dispersed phase and dispersion medium. The solute-like component or the dispersed particle is colloid form. The dispersed phase, the component which is dispersed phase is suspended, is known as dispersing medium. तो वाटर जैसे जो है जहाँ पे वो डिस्पर्स हो रहा है वो डिस्पर्सिंग मीडियम है. और कोलॉइड क्या है? पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड फॉर्म डिस्पर्स्ड फेज इन द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड. Colloids are classified according to the state, solid, liquid and gas, of dispersing medium and dispersed phase. A few common example in 2.1 we can see this. तो liquid अगर डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है तो ये एरोसोल बन जाता है. एरोसोल एग्जांपल क्या है भाई? फॉग, क्लाउड, मिस्ट जो हम देखते हैं. अब अगर सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस है, जो डिस्पर्स होगा किस में होगा? वो गैस में होगा. तो क्या बनता है? एरोसोल बनता है. एरोसोल बनता है जैसे स्मोक में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, गैस में डस्ट पार्टिकल्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. गैस अगर डिस्पर्स्ड फेस है और वो लिक्विड में हो रहा है तो वो बनता है फोम. ठीक है, जैसे शेविंग क्रीम में होता है. लिक्विड अगर लिक्विड में हो रहा है तो वो इमल्शन बनता है, जैसे मिल्क, फेस क्रीम. ठीक है, सॉलिड अगर लिक्विड में हो रहा है तो वो बनता है सॉल्यूशन. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इन मड. ठीक है, गैस अगर सॉलिड में हो रहा है तो वो बनता है फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमाइस. ठीक है, लिक्विड अगर सॉलिड में हो रहा है तो वो बनता है जेल. लिक्विड अगर सॉलिड में हो रहा है तो वो जेल बनता है, जैसे जेली, चीज. बट सॉलिड अगर सॉलिड में हो रहा है तो सॉलिड बनता है, जैसे कि कलर्ड जेमस्टोन्स, मिल्की ग्लास. ठीक है, कलर्ड जेमस्टोन्स जो आते हैं हमने देखे हैं काफी. अब देखते हैं हम सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. अभी तक तो हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया, मिक्सचर के टाइप्स पढ़ लिए, सॉल्यूशंस पढ़ लिया. अब हम देखते हैं कि हम इन मिक्सचर्स को हम सेपरेट कैसे करें. तो अब मिक्सचर का सेपरेशन देखते हैं. तो अभी हम क्या देखा था कि अभी तक नेचुरल सब्सटेंसेस और प्योर, केमिकली प्योर वगैरह ये सारी चीज़ें होते हैं. ठीक है, मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी. अब देखेंगे कि सेपरेट कैसे करें कंपोनेंट को, अपने कंपोनेंट को जो मिक्सचर में है. तो अभी तो हमने देखा कि वी हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर. तो वो केमिकली प्योर नहीं है. डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर. तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं या फिर उनके जो अलग अलग मेथड है उससे हमें इंडिविजुअल कंपोनेंट मिलते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर. सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. ठीक है, heterogeneous mixtures can be separated into the respective constituent by simple physical method like hand picking, sieving,
फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन अ डे टू डे लाइफ। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको मूंगफली को और कोई भी सब्जियों को आपस में अगर आपने मिला दिया तो आप उनको डे टू डे लाइफ में आप उनको सेपरेट कर सकते हो। अगर आप सब्जी लेके आए हो, आप एक थैले में सब्जी लेके आए हो और आप अलग अलग सब्जी लेके आए हो, तो आप उनको उस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, ठीक है। फिर कुछ सीविंग, फिल्ट्रेशन वगैरह भी होते हैं, ठीक है। बट समटाइम्स ये जो टेक्निक है ये यूज़ नहीं होती, ठीक है, कंपोनेंट अलग कंपोनेंट्स में, केमिकल कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो वो हम इधर देखेंगे। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक? हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक? ठीक है, अब हम कलर्ड कंपोनेंट डाई कैसे बनाएंगे? जो डाई होता है ना, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड कंपोनेंट होता है, ठीक है, डाई जो होता है। बाकी जो इंक होती है वो एक डाइल्यूट फॉर्म होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिल हाफ बीकर विद वाटर, put a watch glass on mouth of beaker, few drops of ink on the watch glass, now start heating the beaker. You will notice that the heat, you do not want to heat the ink directly. You will see that the evaporation is taking place from the watch glass. Continue heating as the evaporation goes up and stop heating when you do not see any further change in watch glass. Observe carefully and record your observation. ठीक है, so what you think has evaporated from the glass watch? Is it the residue on the watch glass, or it's your interpretation? Is it a single substance puring, or it is a mixture? So you will find that ink is a mixture of a dye and water, ठीक है। इंक जो मिक्सचर है वो क्या का मिक्सचर है? डाई का और वाटर का। दस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट, दैट इज वॉलेटाइल सॉल्वेंट, फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय मेथड ऑफ एवापोरेशन। तो अगर दो ऐसे कंपोनेंट हैं किसी मिक्सचर में जिसमें से जो सॉल्वेंट है वो वॉलेटाइल है और जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो हम एवेपोरेशन से उसको सॉल्व या शॉर्ट कर सकते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? मिल्क से क्रीम कैसे करें? अभी हमें पता है कि हमें वी गेट फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क होता है, डबल पैक्ड मिल्क होता है। क्रीम क्या है? क्रीम इज एक बेसिकली इसका जो फैक्टर है वो है फैट परसेंटेज। जो फैट परसेंटेज ज़्यादा होगा तो दूध में क्रीम ज़्यादा होगी। तो मिल्क पैक्ड इन पॉली पैकेट्स और टेट्रा पैकेट्स इन द मार्केट, तो जो हमें मिलते हैं सांची वाची, अमूल वमूल, इस टाइप के पैकेट्स। अब हम क्या करेंगे, फुल क्रीम मिल्क ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, फिर हम उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूग बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। अब सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन क्या होती है? एक मशीन होती है ऐसे, और इसको हम घुमाते हैं तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगी रहती है, तो ये पूरी घूमती है ऐसे ऐसे राउंड 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 राउंड। तो जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो इस पॉइंट पे आता है, मतलब मेन कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट पे आता है, एनर्जी पूरी अंदर आती है उसकी। तो हम इसमें एलिमेंट्स, जैसे टेस्ट ट्यूब में अब हमने दूध भर दिया, अब हम उसको साइंटिफिक मशीन में 2 मिनट तक घुमाएंगे, ठीक है। और अगर घुमाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसमें से जो मैटर है, मतलब मैटर जो है, जो फैट है वो सेपरेट हो जाता है। वो कैसे होता है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द चर्निंग द मिल्क? ठीक है, चर्निंग द मिल्क अब क्या है कि यू कैन डू एट होम बाय यूजिंग मिल्क चर्नर यूजिंग इन द किचन। How make separation of cream from the milk? तो sometimes the solid particle and liquid are very small. They pass through filter paper. तो filter paper से हम जाली यूज करते हैं, हम छन्नी यूज करते हैं दूध में, तो फिल्टर से पूरा दूध निकल जाता है। सच फिल्टर और इनफिल्ट्रेशन टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। तो ऐसे केस में फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज नहीं हो सकती। अब क्या करते हैं, हम इनको सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, ठीक है। द प्रिंसिपल दैट इज डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे अप व्हेन स्पन रैपिडली। तो क्या होता है कि ऐसे हम घुमाएंगे, ये टेस्ट ट्यूब है, तो लाइटर पार्ट जो है वो आगे आ जाएगा, यानी कि लाइटर पार्ट इस पोर्शन पे आ जाएगा और डेंसर पार्ट इधर आ जाएगा जब हम उसे रैपिडली उसे घुमाएंगे, ठीक है। तो जब भी हम मिल्क को या फिर ऐसे डेंस लिक्विड को घुमाएंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स हैं, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन की? ये कहाँ यूज़ होता है? ये होता है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में और लेबोरेटरीज में, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होता है? यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, ठीक है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। हमारी वॉशिंग मशीन में होता है, वॉशिंग मशीन से गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसेबल लिक्विड? ठीक है, अब इमिसेबल लिक्विड क्या होता है कि दो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है। 2 लिक्विड्स आपस में जो मिक्स नहीं होते वो होते हैं इमिसेबल लिक्विड,
ठीक है, immiscible liquid. Let us try to find separate kerosene oil from water using a separating funnel. Pour the mixture oil and the water. Let it stand and stir for some time, and the layer of oil and water are formed. Open a stopcock in separating funnel and pour out the lower layer of water closely. एंड द स्टॉप कॉक. ठीक है, तो ये जो है ये एक सेपरेटिंग फनल है, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड सेपरेटिंग फनल है. अब इसमें क्या होता है कि हमने ना मिक्सचर लिया, मिक्सचर को हमने कुछ टाइम तक छोड़ दिया, तो कुछ टाइम तक छोड़ने के बाद क्या होगा कि जो डेंसर मीडियम है, ठीक है, वो नीचे रहेगा और जो लाइटर मीडियम है वो ऊपर आ जाएगा. तो केरोसिन बीइंग लाइटर, तो ये वाटर के ऊपर आ जाएगा कंपेयर टू वाटर. अब ये सेपरेटिंग फनल है. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि स्टॉप कॉक है. स्टॉप कॉक को हम क्या करते हैं, जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से वाटर, ये जो भी लिक्विड है वो फ्लो होगा, और बंद कर देंगे तो नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद इसको रखने के बाद जब इसको करेंगे तो धीरे धीरे इसका वाटर हम पूरा निकाल लेंगे. फिर बचा जो इसमें है ना, तो ये बचेगा केरोसिन ऑयल. तो इस तरीके से हम इसको टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं. अब ये मेथड कहाँ होता है यूज़, तो ये होता है मिक्सचर सेपरेट करने के लिए, ऑयल एंड वाटर के लिए. फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स, और आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसकी ओर में से, क्योंकि जो लाइटर स्लैग है वो रिमूव हो जाता है फ्रॉम द टॉप. दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम. तो मोल्टन आयरन जो होती है वो बॉटम में बच जाती है. ठीक है, जो स्लैग होता है वो रिमूव हो जाता है. ठीक है, the principle is that immiscible liquid separate out in layers depending on the density. तो ये डेंसिटी वाला मैंने अभी बताया था, तो वैसे डेंसिटी के अकॉर्डिंग immiscible liquid सेपरेट आउट हो जाते हैं. Now how we can separate a mixture of salt and camphor. ठीक है, तो अब अगर सॉल्ट और कैम्फर, सॉल्ट यानी कि नमक और कैम्फर यानी कि कपूर, कपूर जो होता है कैम्फर की तरह ही सॉल्ट की तरह ही दिखता है, वाइट. ठीक है, अब उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे. तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या लगा था कि कैम्फर जो है वो अपनी जो स्टेट है डायरेक्टली सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये सब्लिमेशन के थ्रू चेंज हो जाता है इस पे जब हम इसको हीट करते हैं. तो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लाइम volatile component from a non sublime impurity. ठीक है, द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड, सब्लिमेशन प्रोसेस यूज होती है. ठीक है, अब सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड विच सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, नेप्थलीन, ठीक है, एंथ्रेंस. ठीक है, सब्लाइम. तो ये डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड गैस में होते हैं, लिक्विड में नहीं होते. तो अब हम क्या करेंगे कि हमने चाइना एक डिश ले ली. ठीक है, चाइना डिश में हमने क्या डाल दिया, मिक्सचर डाल दिया कैम्फर का और सॉल्ट का. ठीक है, अब हमने क्या किया कि इन्वर्टेड कॉनिकल फ्लास्क ले लिया. ठीक है, ग्लास का. ठीक है, अब उस पर हमने क्या किया, ऊपर से एक रबड़ फैला दी, फिर हमने नीचे से उसको फ्लेम दी. ठीक है, चाइना डिश में. अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो कैम्फर है ना डायरेक्टली चला जाएगा ऊपर. अब ये है ना, यहाँ पे गैस वगैरह जो कैम्फर की है ना वो इधर आ जाएगी. फिर हम अगर इसको निकालेंगे पूरे, जब कैम्फर पूरा बर्न हो जाएगा, तो ये जो गैस इधर आ गया है, इसको जब हम कूल करेंगे या फिर जब अपने आप ये ऑटोमेटिक कूल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कैम्फर स्टिक हो जाएगा. तो सॉलिडिफाइड कैम्फर इधर से स्टिक हो जाएगा. तो हम जो मिक्सचर है सॉल्ट का और कैम्फर का वो हम सब्लिमेशन प्रोसेस से कर लेंगे. ठीक है, वेरी गुड. अब देखते हैं, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर. तो इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, तो जो डाई है वो क्या सिंगल कलर है. एक्टिविटी क्या है, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर स्ट्रिपर की थिन स्ट्रिप, ड्रॉ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल approximately 3 centimeter above the lower edge. ठीक है, 3 सेंटीमीटर above the lower edge. put a small drop of ink, यहाँ पे इंक की ड्रॉप कर दी. ठीक है, वाटर soluble that is from a sketch pen और फाउंटेन पेन at the center of the line, let it dry. इसको ड्राई कर दिया. ठीक है, अब क्या किया, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द जार. अब इस जार में हमने लोअर कर दिया. ठीक है, अब हमने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर सो दैट द ड्रॉप ऑफ द इंक इज जस्ट अबव द वाटर. तो जो ड्रॉप है इसकी ये वाटर से बस अबव है, मतलब वाटर से जो इंक का जो मार्क है वो टच नहीं है. और ये जो कनेक्टेड है, मतलब जैसे ये फिल्टर पेपर है, ठीक है, ये इंक का मार्क है, तो ये जो वाटर है ना ये यहाँ पर है, ये ऐसे में इससे टच है फिल्टर पेपर से बस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे जो कैसे वाटर राइज करता है फिल्टर पेपर पे. ठीक है, जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, नाउ आंसर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज अ फिल्टर पेपर एज द वाटर राइज. जब वाटर राइज होता है तो हमने क्या नोटिस किया, डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर्स ऑन फिल्टर पेपर, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी द रीजन फॉर द राइज ऑफ कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर. ठीक है, द इंक वी हैव यूज्ड वाटर हैज सॉल्वेंट एंड डाई इज soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes. So what will happen, जो इंक है वो वाटर लेगी और जो डाई है जो कि एक पॉइंट है वो धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करके इंक को डिफ्यूज करेगा और इंक धीरे धीरे पेपर के ऊपर भी आएगी. ठीक है, तो द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज सॉल्वेंट एंड द डाई इज soluble in it.
as water rises on filter paper. It takes along mixture in the dye particles. Usually a dye is a mixture of two or more colors. The colored component that is soluble in water rises faster. ठीक है, and that the way the color gets separated. The process of separation of components from a mixture is known as chromatography. So what is chromatography? Chromatography is the process of separation of components of a mixture. And chroma, it is a Greek word which means color. So chroma means Greek word. This technique was first used for separation of colors. So the name was given. Chromatography is a technique used for separation of those solutes that dissolve in same solvent. तो chromatography उन सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए यूज होती है जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं. सेम सॉल्वेंट यानी कि वाटर यहाँ पे एक सॉल्वेंट है. With the advancement in technology, new techniques of chromatography have been developed. You will study chromatography in higher classes. More about. अब इनकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन है टू सेपरेट कलर इन डाई. ठीक है, अब डाई जैसे है तो उसमें से कलर सेपरेट करने के लिए, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स में से पिगमेंट के लिए सेपरेट करने के लिए, और टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड. सो जो हमारा ब्लड है, ब्लड एक फ्लूइड है जिसमें बहुत सारे मिक्सचर्स है, तो ब्लड में से अगर ड्रग हमें सेपरेट करना है, हमें टेस्ट करना है, तो टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, तो इसमें भी इसका यूज करते हैं. हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर फ्रॉम टू मिसेबल लिक्विड. मिसेबल लिक्विड क्या है? जो आपस में मिल जाते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी को मैंने मिला दिया नींबू पानी से. ये तो बहुत ही बैड एग्जाम्पल है. हाँ, मैंने पेट्रोल को मिला दिया डीजल से, ये फिर भी ठीक एग्जाम्पल. ठीक है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर. ठीक है, एसीटोन एंड वाटर. अब एसीटोन क्या है? एसीटोन और वाटर तो पानी, एसीटोन जो है वो अल्कोहल, पतला अल्कोहल है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो मिक्सचर है उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में रखेंगे. अब ये डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपको दिख रहा है. अब क्या होगा ना, इसमें ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहाँ पे से ये कॉर्क लगा हुआ है, एक थर्मोमीटर का गया है, यहाँ से एक नोजल ओपन है, ये एक कंडेंस्ड, ठीक है, वो है ट्यूब है जहाँ पे इसमें वाटर है जो कंडेंस करने के लिए है, और यहाँ से कोल्ड वाटर जाता है और यहाँ से वाटर आउट होता है. तो ये कोल्ड जो इसका कूल है उसको मेंटेन करने के लिए ये पाइप है. यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ से हम इसको हीट कर रहे हैं. अब क्या होगा? पानी और एसीटोन. अब क्या होगा कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस है अगर, बट अगर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो एसीटोन होगा ना, चलते चलते वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा. मान लो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस, तो 75 डिग्री पे पहुंचा तो वो वेपर बन जाएगा, क्योंकि कोई भी बल्क में जब वो हीट होता है तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट में जब वो पहुंचता है तो वो वेपर बन जाता है. हमने फर्स्ट क्लास में देखा था ये, फर्स्ट चैप्टर में. ठीक है, तो यहाँ से ये वेपर्स इस ट्यूब के थ्रू जाएंगे. अब ट्यूब के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे ये वाटर है. अब वाटर है तो वाटर से ये ट्यूब, जो वेपर्स हैं एसीटोन के, वो क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे. तो यहाँ से बूंद बूंद करके टपक जाएगा. ठीक है, जब, और यहाँ से टेम्परेचर हम देखते रहेंगे. टेम्परेचर हम 75 तक ही रखेंगे. 75 से 80 90 जहाँ तक कर देंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि 100 तक करेंगे तो फिर वाटर भी आने लगेगा. इसलिए हम इसको टेम्परेचर को उसी परमिटेड लिक्विड से करेंगे. तो इसको, ये जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं. ठीक है, इस मेथड को डिस्टिलेशन, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन में है फ्लास्क. अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट यू हैव ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग, दैट द मिक्सचर डज थर्मोमीटर रीडिंग बिकम्स कांस्टेंट फॉर आफ्टर सम टाइम. व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन एंड वाटर, टू कंपोनेंट्स. ठीक है, अब क्या बोला? दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन. ठीक है, डिस्टिलेशन इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसेबल लिक्विड्स. मिसेबल लिक्विड्स मतलब जो आपस में मिल जाए. दैट बॉइल्स विदाउट डिकम्पोजिशन, जो वो बॉइल करते हैं डिकम्पोज होने से, बिना डिकम्पोज हुए, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. तो उनके जो डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में उसमें डिफरेंस है. अब फॉर एन एग्जांपल, कोई दूसरा है, जैसे हमने वाटर में हमने अल्कोहल मिला दिया तो वो भी काइंड ऑफ वो हो जाएगा. तो अब क्या है? टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसेबल लिक्विड्स फॉर द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड. अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होता है? जब उनका जो टेम्परेचर है ना, उनका जो डिफरेंस है 25 केल्विन से कम होता है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज होता है. ठीक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ
different gases from air, different fractions from petroleum products etc. मतलब पेट्रोलियम जैसे अपना डीजल हो गया और पेट्रोल हो गया, तो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज होगा. द apparatus is similar to that of simple distillation. ये सिंपल डिस्टिलेशन के बराबर उनका apparatus है, बट उसमें जो एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वो फिट होता है. तो ये जो है ये कॉलम, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, दैट इज फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. A simple fractionating column is a tube with glass beads. तो ये जो beads हैं वो glass की हैं. The beads provide surface for vapors to cool and condense. तो ये bead क्या करती हैं? Surface provide करती हैं ताकि वो जो vapors है वो cool हो जाए और condense हो जाए repeatedly. ठीक है? This is how it does. As you can see this is apparatus for fractional distillations where we can condense two liquids whose temperature difference is less than 25 Kelvin. How one can obtain different gases from airs. Okay, so अब जैसे एयर जो है वो homogeneous mixture है and can be separated into components by fractional distillation. So ये है flow diagram. तो एयर, ठीक है, एयर को हमने कंप्रेस किया एंड कूल किया बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है, उसके बाद फिर वो जो एयर है वो लिक्विड एयर हो गई. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अलाउ करेंगे, वार्म करेंगे इसको स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में. फिर क्या होगा, जो गैसेस सेपरेट होंगी ऊंची ऊंचे हाइट्स तक. अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस, और जो वॉल्यूम है वो है 20.9 इसकी परसेंटेज. एर्गॉन की है -186, इसकी वॉल्यूम 0.9 है. नाइट्रोजन की है -196 इसका बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है अर्थ में. If you want oxygen from air, then we have to separate out all other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. Thus, liquid air is allowed to warm up slowly in fractional distillation column, where gases get separated at different heights depending upon their boiling point. सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर. तो ये है, अब यहाँ से एयर गई, ठीक है, ये पिस्टन है, ये प्रेशर है, इससे एयर गर्म हुई कॉन्ट्रैक्शन, और उससे फिर ये एयर धीरे धीरे यहाँ पे गई. अब यहाँ से क्या ठंडा पानी जा रहा है, ठीक है, तो ये कॉइल से इस एयर को कूल कर दिया. अब ये कूल एयर इधर आई, कंप्रेस्ड हो गई है. ठीक है, अब ये सेपरेटर है, तो यहाँ से सेपरेट होकर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इधर आ जाएगी एज ड्राई आइस. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस के फॉर्म में आ जाएगी इधर. फिर और इधर से गई, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन जेट है, यहाँ पे अब देखा तो यहाँ पे लिक्विड एयर आएगी, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है एक्सपेंशन जेट से एकदम से. तो ये आर्गन हो गई, ये नाइट्रोजन आर्गन. ठीक है, यहाँ से ये आउट हो जाएगी. अब यहाँ पे से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है जहाँ से ये लिक्विड कन्वर्ट होकर लिक्विड ऑक्सीजन बन जाएगी. नाउ कमिंग टू हाउ वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल. ठीक है, अब हम इम्प्योर कॉपर सल्फेट से प्योर कॉपर कैसे ले सकते हैं. Take approximately 5 grams of impure sample of copper sulfate in a china dish. Dissolve it in minimum amount of water. ठीक है, filter out the impurities. filter हमने impurity कर ली. फिर हमने क्या किया, evaporate किया वाटर को ताकि वो जो ड्राई फॉर्म है वो हमें मिल जाए. ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि भाई हमने कवर कर दिया सॉल्यूशन को विद फिल्टर पेपर ताकि वो जो और उसको छोड़ दिया रूम टेम्परेचर पे ताकि वो स्लो कूल हो जाए. देन यू विल नोट ऑब्जर्व दैट क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन द चाइना चिप. ठीक है, अब जो ऑटोमेटिक जो क्रिस्टल्स हो जाएंगे वो डेवलप हो जाएंगे. तो वो जो प्रोसेस है वो क्रिस्टलाइजेशन है. ठीक है, व्हेन आफ्टर कूलिंग डाउन कूलिंग डाउन द रेसिड्यू कन्वर्ट्स इनटू क्रिस्टल्स. ठीक है, देन इट इज crystallized. The crystallization method is used to purify solids. For example, salt we get from the sea which have many impurities in it. To remove the impurities, the process of crystallization used. So crystallization is process that separate a pure solid in the form of crystals from a solution. ठीक है, तो क्रिस्टल में एक क्रिस्टल से सेपरेट करने के लिए, ठीक है, प्योर सॉलिड अगर क्रिस्टल में है, इन द फॉर्म क्रिस्टल में है, तो वो क्रिस्टल में प्योर सॉलिड को हमको कन्वर्ट करना है. जब अगर वो सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में अगर सॉल्ट मिला है, सी वाटर में अगर सॉल्ट मिला है, तो क्रिस्टलाइजेशन से हमें उसको क्रिस्टल्स बना के उसके जो प्योर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना है. तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन एवेपोरेशन टेक्निक. क्रिस्टलाइजेशन बेटर क्यों है एवेपोरेशन से? सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चर्ड ऑन हीटिंग और ड्राइनेस. ठीक है, तो कोई कोई जो कंपोनेंट्स है जैसे कि शुगर हो गया, अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगी या फिर ये टूट जाएगी ड्राइनेस की वजह से.
फिर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिजोल्व भी रह सकती है सॉल्यूशन में इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन में भी इम्प्योरिटीज़ डिजोल्व हो सकती हैं क्योंकि माइन्यूट से पार्टिकल्स होते हैं बहुत। तो इवेपोरेशन में कंटेमिनेशन की पॉसिबिलिटी है सॉलिड्स की। तो एप्लीकेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी, और सेपरेशन ऑफ सॉल्ट, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम। एलम यानी कि वो फिटकरी जो हम यूज़ करते हैं, वाटर अगर कंडेंस्ड है तो उसका वाटर के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं मिट्टी के उसको फिल्टर आउट करने में, ठीक है, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। तो सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम from impure samples. Thus, by choosing one of the above methods according to the nature of component of a mixture, we get pure substance. With the advancement in technology, many more methods of separation have been devised. In cities, drinking water is supplied from waterworks. A flow diagram of typical waterwork is shown in figure 2.1. From this figure, write down the process involved to get supply water drinking at your home and that work in क्लास। ठीक है, तो अब ये वाटर रिजर्वायर क्या है, देखो रिजर्वायर है बहुत बड़ा, आपकी लेक हो गई, लेक से गया पानी कहाँ पे गया, सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, सेडिमेंटेशन टैंक में पानी स्टोर रहता है, पानी स्टोर रहता है, उसमें से जो भी सॉलिड्स वगैरह, अगर मान लो ये पानी है तो सारा, इसमें अगर पत्थर है, कंकड़ है, मिट्टी है, तो ये क्या है, इसको स्टोर करते हैं 24 आवर्स मिनिमम, उससे कम भी कर सकते हैं, 12 घंटे भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पानी स्टोर रहता है तो क्या होता है कि पानी की जो भी पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंटेड जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जब वो सेटल डाउन हो जाता है तो फिर इस पानी को प्रोसेस करते हैं हम, ठीक है। अब इसमें जो है ना सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ मतलब मिट्टी जैसे हैं वो इधर उधर, तो उसको क्या करते हैं कि यहाँ पर लोडिंग टैंक में जाता है ये, तो यहाँ पे से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन करता है ये, ठीक है। फिर बचा हुआ पानी फिर इधर जाता है। अब फिर क्या होता है कि पानी के अंदर भी कुछ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि ह्यूमस वगैरह इस टाइप की चीज़ें हो गई, ठीक है, और बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं, वो बाद में के लिए होते हैं। तो ह्यूमस टाइप की जो चीज़ें होंगी तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर आता है, फिर यहाँ पे क्या है, एक लेयर बनी हुई है, सैंड है, सबसे पहले ग्रेवल्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, उसके बाद फिर छोटे छोटे ग्रेवल्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद फिर फाइन सैंड है। तो पानी क्या होता है, सैंड में गया, ग्रेवल से होके होके पूरा एकदम पानी क्लियर हो जाता है, तो इसमें से ह्यूमस वगैरह कुछ नहीं बचता। तो यहाँ पे जो पानी आता है वो क्लियर आता है, बट अब उसमें सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो बचता है बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट वाटर में हो सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्लोरीनेशन होता है, टू किल वाटर, फिर ये होम पे सप्लाई होता है क्लोरीनेशन होने के बाद, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अभी तो हमने प्रीवियस चैप्टर, अब हमने पहले क्या किया, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो पढ़ लीजिए। अब द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। The interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. Although ice, water, vapor all look different and display different physical properties, they are chemically same, ठीक है। Both water and cooking oil are liquid, but chemical characteristics are different. They differ in order and flammability. We know that oil burns in air, whereas water extinguishes fire. This chemical property of oil makes it different from water. तो ये chemical property हो गई burning. Burning is a chemical change. During this process, substance react with one another and undergo change in chemical composition. तो chemical composition हम कुछ burn कर रहे हैं तो उसका chemical composition change होगा. Chemical changes bring change in the chemical properties of matter, and as we get new substance, a chemical change is also called a chemical reaction. तो जो भी chemical change होता है, जैसे अगर हमने एक log है लकड़ी का, उसको हमने जला दिया तो उसमें से केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, उसमें से धुआं निकलेगा, ठीक है, गैसेस निकलेंगी, इम्प्योर गैसेस, बहुत धुआं निकलेगा, और फिर जो बचा खुचा रेसिड्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा जब कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, तो है ना। तो ड्यूरिंग बर्निंग अ कैंडल बोथ फिजिकल केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। फिजिकल चेंजेस क्या है कि भाई उसका साइज कम हो रहा है, केमिकल चेंजेस क्या है कि वो बर्न हो रहा है तो उसकी जो डेंसिटी, उसका वॉल्यूम, और उसमें एक रिएक्शन हो रहा है क्योंकि वो ऑयल बर्न हो रहा है, उसकी हीट निकल रही है, ठीक है, उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस तो हमने देख लिए थे, अब प्योर सब्सटेंसेस देखते हैं किस टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंसेस हैं दैट कैन बी क्लासिफाइड ईदर केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गए और कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, ठीक है। तो अब एलिमेंट्स देखते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज टर्म एलिमेंट। रॉबर्ट बॉयल जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1661 में टर्म यूज किया था एलिमेंट का। किसने, रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है। अब एक और साइंटिस्ट हैं एंटोइन लॉरेंट लवोजियर,
एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर, जिन्होंने 1743 टू 1943 तक उनका ड्यूरेशन था, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या था, उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया था एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है डेफिनेशन, एलिमेंट की डेफिनेशन डिड्यूस कर ली थी, ड्राइव कर ली थी। He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down in simpler substances by chemical reaction। तो भाई इनने क्या बोला कि एलिमेंट जो है एक बेसिक फॉर्म है मैटर का, जो ब्रोक नहीं हो सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इनकी ये डेफिनेशन थी, इनने जो ड्राइव की थी। अब एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स which shows properties like metal, compressibility, high compressibility, they are good conductor of heat and all, but that are just there are some exceptions as well। so और नॉन मेटल्स वो हैं जो ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। मेटलॉइड्स वो हैं जो मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटल यूजुअली शो सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो क्या है, दे हैव अ लक्चर, दे हैव अ शाइन, दे हैव सिल्वर, ग्रे और गोल्डन येलो कलर, तो उनका कलर है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। दे आर मेलिएबल, मतलब कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, तो जो शीट्स में हम उसको मैनेज करते हैं। दे आर सोनरस, मतलब हम अगर टकराते हैं तो उनकी साउंड आती है। आप लोहे को टकराओगे किसी से, आप बर्तन को टकराओगे तो उसकी साउंड आएगी। ठीक है, अब एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो एक एक्सेप्शन हो गया कि मेटल्स आर सॉलिड, तो मर्क्यूरी इज द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स। तो मेटल के बहुत सारे कलर्स आते हैं। पुअर नॉन मेटल्स के हैं ये, नॉन मेटल्स जो है वो वैरायटी ऑफ कलर्स में आते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जैसे लकड़ी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, दे आर लक्चरस, सोनोरस और मेलिएबल। तो वो लक्चरस नहीं होते, वो सोनोरस नहीं होते और वो मिलिएबल नहीं होते। ठीक है, एग्जांपल्स आर नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। ठीक है, कार्बन कैसे, कोल से, कोक से, ब्रोमाइन, क्लोराइन एक्सेट्रा। तो ये सब नॉन मेटल्स है। सम एलिमेंट्स हैव बीन इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स कहाँ गया भाई, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया एक्सेट्रा। तो ये हो गया मेटलॉइड्स। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट इज मोर देन 100। तो अभी तक हमें 100 एलिमेंट्स हैं। देयर आर 92 एलिमेंट्स दैट आर नेचुरली ऑकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। सो 92 आर नेचुरल एंड रेस्ट 8 आर मैन मेड। मेजॉरिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स आर सॉलिड। ठीक है, 11 एलिमेंट्स आर गैसियस इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वो गैस है। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन। ठीक है, एलिमेंट्स लाइक गैलियम and cesium becomes liquid at a temperature slightly above room temperature। तो अगर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो जाता है टेम्परेचर, तो गैलियम और सीजियम है वो लिक्विड हो जाते हैं। अब आते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस है विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, एंड केमिकली कंपाउंड विद कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है। फॉर एन एग्जांपल, H2 एक एलिमेंट है और O2 एक एलिमेंट है। तो जब ये कंबाइन होते हैं तो एक फिक्स एलिमेंट बनाते हैं, 2H2O। ठीक है, तो ट्वाइस H2O, इसको बैलेंस कर दिया तो ये हो गया वाटर। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, गिव देम 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स, 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन चाइना, मिक्स द क्रश एंड आयरन फिलिंग, mix and crush iron filling and sulfur powder, heat this mixture strongly till red hot, remove the from the let it cool। अब ग्रुप 2 में ऑब्टेन क्या होगा कि मैग्नेट, चेक द फॉर magnetism in material obtained, bring a magnet near the material and check if the metal is attracted towards the magnet, compare the texture of the color, add carbon disulfide to one part of the material obtained and stir well, dilute the surface to hydraulic chloric acid on the part। द मटेरियल ऑब्टेन्ड, नोट द टीचर सुपरविजन्स, परफॉर्म दिस। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हम लैब में करते हैं वो हैं। तो डिड द मेटल ऑब्टेन्ड बाय 2 ग्रुप लुक सेम, ऑब्जेक्ट मटेरियल यूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डिड बी सेपरेट कंपोनेंट्स ऑब्टेन्ड, एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस, वो ऑब्टेन्ड अ गैस। ठीक है, तो जो गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो जो गैस है वो कलरलेस है। अब उसको कैसे करते हैं हम, क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए उसके नियर में एक मैचस्टिक लाएंगे तो वो पॉप साउंड में बर्स्ट होगी। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस ऑर्डरलेस है और कंबस्टेबल है, एंड इट इज नॉट एडवाइज्ड टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास। द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है गैस 2, ग्रुप 2। इट इज कलरलेस गैस बट स्मेल जो है इसकी रोटन है, रोटन एंड पंजेंट स्मेल। ओके, सो you must have observed that the product obtained by both the group shows different properties though the starting material were same। ठीक है,
Group 1 has carried out the activity involving a physical change, whereas in case of Group 2 a chemical change has taken place. The material obtained by Group 1 is a mixture of two substances. वो दो substances का mixture था, ठीक है, और the substance of elements are 2 iron and sulfur. अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स है वो सेम है कॉन्स्टिट्यूएंट की, बट जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ है ग्रुप 2 का वो कंपाउंड है, ठीक है. ऑन हीटिंग टू एलिमेंट्स स्ट्रॉन्गली वी गेट अ कंपाउंड विच इज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू कंबाइनिंग एलिमेंट्स. तो कंबाइन हम एलिमेंट को कर रहे हैं और दूसरे को हम केमिकली अगर कंबाइन कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. तो कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट. कंपोजिशन कंपाउंड का सेम रहेगा. वी कैन ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आल्सो सेम थ्रू आउट. सो वी कैन समराइज दैट द फिजिकल एंड द केमिकल नेचर ऑफ द मैटर इन द फॉलोइंग geographical organizers. We can summarize the physical and chemical nature of in the following organizers. ठीक है, तो ये रहा. Elements that cannot be broken down into simpler substances. Compounds having fixed composition can be broken down into chemical or chemical reactions. अब मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स का डिफरेंस देख लेते हैं. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. कंपाउंड्स एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड. तो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तब न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है. अ मिक्सचर है द वेरिएबल कंपोजिशन. मिक्सचर का एक वेरिएबल कंपोजिशन है. कंपाउंड जो है कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. कंपोजिशन फिक्स्ड है इनका कंपाउंड्स का. मिक्सचर जो है मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. तो मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस. तो मिक्सचर क्या करती है, प्रॉपर्टी शो करती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की. बट जो कंपाउंड है वो क्या करता है, न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी. तो मतलब अगर हमने आयरन को और कार्बन को अगर ऐड कर दिए तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी अलग आ जाएगी. द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली बाय इजीली बाय फिजिकल मेथड. तो हम इसको फिजिकली मेथड से कर लेते हैं मिक्सचर को सॉल्व इजीली, ठीक है. बट इसमें कंपाउंड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही कर सकते हैं इसको सेपरेट कंपाउंड्स को. अब हम देखते हैं ब्रीफिंग मैटर. तो मैटर होता है सॉलिड लिक्विड गैस. तो इसमें प्योर सब्सटेंस होते हैं और मिक्सचर होते हैं. मिक्सचर का क्या कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता. प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं. अब एलिमेंट क्या होते हैं, जो सबसे सिंपल फॉर्म होते हैं और जो खुद ब्रोक नहीं हो सकते, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन. अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिक्स कंपोजिशन होता है बट दे कैन बी ब्रोकन डाउन इन एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. अब एग्जांपल्स क्या हैं, वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट. मिक्सचर क्या होता है, नो फिक्स कंपोजिशन. उसमें क्या होता है, एक होमोजीनियस होता है जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है. हेट्रोजीनियस क्या होता है, नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन. अब होमोजीनियस के मिक्सचर क्या है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल. अब इसका हेट्रोजीनियस क्या है, फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा. सो दिस इज now what we have learned in this chapter. A mixture contains more than one substances, element and compound mixed in any proportion. Mixture can be separated by into pure substances using appropriate separation techniques. ठीक है. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. The major component of a solution is called solvent and the minor is called solute. Concentration of solution is the amount of solute present in per volume or per unit mass of the solution. Materials that are insoluble in a solvent and have particles that are visible to naked eyes form a suspension. A suspension is a heterogeneous mixture. तो suspension visible है, ठीक है, और वो insoluble part है. Colloids क्या है, heterogeneous mixture in which particle size is too small to be seen with the naked eyes but is big enough to scatter light. तो वो milk वाला हो गया. Colloids are useful in industry and daily life. The particles are called dispersed phase and the medium in which they are distributed are called dispersion medium. Pure substance क्या है भैया, एलिमेंट और कंपाउंड्स है. अब एलिमेंट क्या है, वो फॉर्म होता है मैटर से और वो ब्रोक नहीं हो सकता फर्दर. और उसके बाद कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस है और टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का. प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर टू डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होती है. जैसे अगर मान लो H2O है तो इसकी प्रॉपर्टी, अब वाटर की प्रॉपर्टी अलग है. अब H2 को हम बर्न कर सकते हैं और O2 को हम सांस लेते हैं, या O2 के प्रेजेंस में H2 बर्न हो सकती है. बट अगर ये दोनों हो गया तो वाटर बन गया. बट वाटर बर्न होता है क्या, नहीं होता है ना वाटर बर्न. कभी ट्राई किया है बर्न करके देखो. Constituent elements where a mixture of properties of constituting elements और compounds. ये जो बर्न करके देखोगे ना, पेरेंट की गाइडलाइन में देखना, अकेले मत देख लेना, हाथ जलाना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा. हमने इसको पूरा एक्सप्लेन कर लिया है, पूरा समझ लिया है. अगर आपके एग्जाम है पास में तो आप इस चैप्टर को देख सकते हैं और इस चैप्टर को आप कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं. प्रो स्टडी जोन में आपका स्वागत है. आप इसको शेयर, लाइक
और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और आपके जैसे लोगों को, आपके जैसे अच्छे स्टूडेंट्स को काम आए। जय हिंद दोस्तों।